हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का बायोलॉजी से रिलेटेड द लास्ट वन टॉपिक लेकर आई हूँ, लास्ट चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोलॉजी आपके सिलेबस का एक बहुत ही अहम पार्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इकोलॉजी का ही एक टर्म है इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम चैप्टर 14 है आप लोगों का। चैप्टर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी में आज डिस्क्राइब करने वाली हूँ कुछ टर्म्स इसके जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए। ओके, जैसा कि मैंने अपना एक लास्ट वीडियो बनाया था कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नए बैच क्लास 12 के ये इंटर के लिए, ओनली फॉर 12 क्लास के लिए, जो कि बोर्ड की तैयारी के लिए मतलब कारगर हैं बच्चे उनके लिए, कि वो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं हमसे। ओके, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, वो आसानी से अपने बोर्ड्स की तैयारियां कर सकें। तो उनके लिए भी मेरा ये वीडियो, ताकि वो समझ पाएँ कि हम लोग किस तरह का एजुकेशन देते हैं, किस तरह की पढ़ाई हम लोग देते हैं। ईच एंड एवरी टर्म हम लोग एनसीईआरटी का क्लियर कराते हैं, तो इसलिए मेरा ये वीडियो आप लोग के समझने के लिए व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक तरह से आप लोग के क्लास 10 में भी ये टॉपिक है और क्लास 12 में भी ये टॉपिक है, और दोनों ही क्लास के बच्चे लोग अभी बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपने, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो आप लोग के बेनिफिट के लिए। ओके, और जो लोग हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, और हमारे वीडियोज़ को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और चलिए हम लोग आज इस टॉपिक को लेकर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक, बट एज पर आवर 12th सिलेबस, नॉट एज आवर 10th सिलेबस। 10th सिलेबस तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 12 में थोड़ा सा डिटेल से उसे हम लोग समझते हैं। ओके, क्या है ये इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें तो इकोसिस्टम होता क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स होता है। इकोसिस्टम को अगर हम लोग शॉर्टकट में बात करें, शॉर्टकट में अगर समझे तो होता क्या है इकोसिस्टम? ये होता है इक्वल टू बायोटिक प्लस अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। ओके, इकोसिस्टम एक कॉम्बिनेशन है बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स का, जिसमें होता क्या है कि ईच इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। ओके, एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। हमारे एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट लाइन जिसमें दिया हुआ है कि इकोसिस्टम कैन डन अ फंक्शनल लाइक अ फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसमें होता क्या है? इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट होता है। ओके, इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक टू बायोटिक और बायोटिक टू अबायोटिक कंपोनेंट्स होता है। अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने अपने जीवन काल को पूरा करने के लिए हमेशा बायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक्स पर निर्भर करते हैं या अबायोटिक्स पर निर्भर करते हैं। ओके, और ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। बायोटिक फॉर लिविंग्स एंड अबायोटिक फॉर नॉन लिविंग्स। ओके, अब नॉन लिविंग में क्या आ सकता है? सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, कई सारे टर्म्स आपको समझ में आ रहे होंगे अबायोटिक। तो सीधी सी बात है कि इस इकोसिस्टम में होता क्या है कि एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हम लोग बोले, लिविंग्स हम लोग बोले, लिविंग्स पर डिपेंड करता है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, या नॉन लिविंग्स पर डिपेंड करता है, और ये पूरा मिल करके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, और जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इकोसिस्टम, अगर हम लोग सारे इकोसिस्टम्स को मिला लें, इस धरती पर सारे इकोसिस्टम्स को मिला लें, तो द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके, ग्लोबल इकोसिस्टम क्या है? ग्लोबल इकोसिस्टम, चलिए, ग्लोबल ecosystem. Global ecosystem is the composition of all ecosystems in the earth. Okay, क्या हो सकता है? Composition of all ecosystems in the earth. Okay, है क्या? अर्थ पर कई तरह के इकोसिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कई तरह के इकोसिस्टम्स। इवन एक छोटे से पॉन्ड इकोसिस्टम से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक बड़े से सी इकोसिस्टम तक आपको मिलेगा टर्म। ओके, एक छोटा सा एरिया जो पॉन्ड कहलाता है वहाँ पर आपको बहुत छोटा इकोसिस्टम दिखेगा। ओके, बट यही अगर हम लोग उस पॉन्ड की जगह हम लोग बड़े सी एरिया की बात करें, एक समुद्र की बात करें, तो वहाँ आपको इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे
आपको ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स या अबायोटिक फैक्टर्स डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिखाई देगी। ओके, कई सारे वहाँ पे टर्म्स आपको दिखाई देंगे मतलब मेज़र करने के लिए। आई बात समझ में। और पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है कि कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हम लोग न्यूमेरिकली बता सकते हैं। पॉन्ड में मान लेते हैं कि 10 ऑर्गेनिजम्स का चेन बन रहा है। ओके, तो ये एक इकोसिस्टम बना। पॉन्ड में एक छोटा सा पॉन्ड एरिया है, वहाँ पे हम लोगों ने मछलियाँ देखी, कुल 5-10 तरह की मछलियाँ थी। प्लांट्स वहाँ पे कुल 5 तरह के थे। ओके, तो टोटल मिला के कितने हो गए टर्म्स, कितने हो गए? ओनली ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो 15 हो गए ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग्स की बात करें यानी अबायोटिक्स की बात करें तो क्या हो गया? पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सनरेज हो गया। अबायोटिक तो जनरली सेम ही रहता है, बट बायोटिक्स कंपोनेंट्स वेरी डिफर करता है। ओके, इस कारण से हम लोग कहते हैं कि अ पॉन्ड इकोसिस्टम हैज़ लेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स एज इन कंपेयर टू अ सी इकोसिस्टम। ओके, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इकोसिस्टम की बात जब हम लोग इतने डिटेल में समझ रहे हैं तो थोड़ी और बातें समझें। चलिए देखिए, तो ग्लोबल इकोसिस्टम क्या था? ग्लोबल इकोसिस्टम था ऑल ऑफ द इकोसिस्टम्स आर कलेक्टिवली नोन एज ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है, सारे इकोसिस्टम्स को मिलाकर हम लोग ग्लोबल कहते हैं। अब ग्लोबल इकोसिस्टम में भी आपको कई तरह के इकोसिस्टम्स मिलेंगे। ओके, ग्लोबल इकोसिस्टम में भी आपको अगर मैं अपने तरह से आपको समझाऊं तो वेरी इजी वे में मैं समझाऊंगी। देखिएगा, देखिए हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम भी जान सकते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी जान सकते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्वारियम, जो हम लोग मछलियाँ पालते हैं ना, एक्वारियम कैसा इकोसिस्टम में गिनती होगा एक्वारियम का? एक्वारियम के लिए भी तो लोग पूरा एक माहौल बनाते हैं। इकोसिस्टम इज जस्ट अ माहौल। क्या होता है? एक पूरा कंडीशन क्रिएट करना। ओके, कंडीशन क्रिएट करना। तो अगर एक व्यक्ति शौकीन है एक्वारियम का, मतलब मछलियों को पालने का, तो वो क्या करेगा? वो अपने घर में ही, उसके घर में अगर एरियाज़ है तो वो बड़ा सा एरिया बनाएगा एक्वारियम का, उसमें पानी भरेगा, वहाँ पे वो मछलियों के रहने का घर वगैरह बनाएगा, उसका चारा बनाएगा, छोटा मोटा उसमें प्लैंक्टन्स डालेगा, छोटे मोटे पौधे, ताकि वो मछली जिस मछली को वो पालना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन वो बना दे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहाँ का वो बना दे। ओके, तो उसने जो बनाया, क्या उसे हम लोग कहेंगे कि वो नेचुरल इकोसिस्टम है? नो, वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है बट है तो वो इकोसिस्टम, क्योंकि वो एक तरह का माहौल उसने बनाया है कि नहीं। इस तरह से हम लोग इन बातों को समझेंगे। ओके, तो क्या है ये इकोसिस्टम? ये ग्लोबल इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें ऑल इकोसिस्टम्स का कॉम्पोजिशन है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने दिया, यहाँ 2 तरह का इकोसिस्टम मेंशन किया गया है। ओके, 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर मेंशनड हियर, दैट इज वन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड एरिया, सूखा प्रदेश। ओके, लैंड एरिया, तो लैंड एरिया क्या क्या आ सकते हैं इसमें तो आपके कई तरह के टर्म्स आ सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ सकते हैं, इसमें ग्रास लैंड्स आ सकते हैं। ओके, जो भी मतलब लैंड एरियाज वाले इकोसिस्टम है वो सब इसमें आ सकते हैं। तो हम लोग कुछ मेंशन कर देते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और हम लोग कह सकते हैं ग्रास लैंड्स, ETC। ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल का अगर हम लोग कंपेरिजन एक्वाटिक से करें तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल डज नॉट हैव वाटर बट एक्वाटिक हैज वाटर एज अ अबायोटिक कंपोनेंट है, तो इसलिए दोनों अलग अलग हो गए। दूसरा हम लोग कहेंगे कि एक्वाटिक ओके, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो हुआ वो उसमें हम लोग क्या ले सकते हैं? उसमें हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम ले सकते हैं, रिवर इकोसिस्टम ले सकते हैं, पॉन्ड, रिवर, सी, ETC। ओके, ये सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। और अब जब हम लोग बात करें, जैसा कि एनसीईआरटी ने दिया था कि 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर अराइजेस इन द ग्लोबल इकोसिस्टम, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। अब हम लोग आगे और क्या कंटिन्यूएशन कर सकते हैं? आर्टिफिशियल, जो कि मैंने अभी बताया। बोलिए, आर्टिफिशियल भी इसमें आएगा या नहीं आएगा? आर्टिफिशियल भी आएगा,
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ये भी टर्म आपका गिवन है बट इसे ग्लोबल में मेंशन नहीं किया गया है। तो आप लोग समझिएगा आर्टिफिशियल भी इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि क्या हम लोग कह सकते हैं, एक्वारियम एंड ऑल्सो वी हैव टू नो दैट फार्म लैंड। क्या हो सकता है, फार्म लैंड मतलब हम लोग जिसमें खेती करते हैं वो लैंड भी तो हम लोग एक तरह से इकोसिस्टम डेवलप करते हैं ना। वहाँ पे हम लोगों ने बनाया, वहाँ पे जो भी प्लांट्स हमने सो किए, जो भी रोपा हम लोगों ने, वो क्या बना, वो हमारे हाथों से बना फार्म लैंड। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी क्रॉप फील्ड्स के नाम से जाना जाता है, दैट इज क्रॉप फील्ड्स। ओके, क्रॉप फील्ड्स मतलब हम लोगों ने खेती की तो वो एरिया जो बना वो एक इकोसिस्टम बन गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड प्रजातियाँ डेवलप कर गई। ओके, कुछ प्लांट्स जो कि हम लोग चाहते थे वो डेवलप किए, कुछ वीड्स जो अपने आप से डेवलप कर गए, और कुछ फंगस, बैक्टीरियाज, जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म से सब वहाँ पे डेवलप कर जाएंगे। तो ये भी तो एक इकोसिस्टम हुआ ना, बट कैसा इकोसिस्टम हुआ, ये हुआ आर्टिफिशियल। एक्वारियम कैसा हुआ, ये हुआ आर्टिफिशियल। और अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए नेचुरल। ओके, नेचुरल इकोसिस्टम। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले, ये तो है इसका कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को वेरी इजीली समझ में आ गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इकोसिस्टम आपको समझ में आ गए। ओके, अब हम लोग करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अबाउट प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है, एनर्जी डिक्रीज पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, तो आगे का जो कंटिन्यूएशन हम लोग करेंगे वो क्या है, दैट इज अ टर्म, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, स्ट्रेटिफिकेशन इज नथिंग देन, इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को, किसी स्पेशीज को वर्टिकली अरेंज किया जाता है। ओके, वर्टिकली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशीज इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कह सकते हैं हम लोग, वर्टिकली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेशीज इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। यहाँ मैंने ये नहीं मेंशन किया, ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को लिया जाएगा, वहाँ पे वर्टिकली अरेंजमेंट किया जाएगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, तो उस केस को, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो है स्ट्रेटिफिकेशन। क्वांटिटी के ऊपर ये किया जाता है, जनरली क्वांटिटी के ऊपर या एनर्जी फ्लो के ऊपर या प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ये सारे टर्म्स को इंक्लूड करके स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। ओके, ये एक्चुअली में क्या है, मान के चलिए कि ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ओके, ट्रॉफिक लेवल्स वाला टॉपिक भी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे आगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप लोग खाली समझिए व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन बस अरेंजमेंट है, वर्टिकली अरेंजमेंट, इसी को बस आप लोगों को समझना है। आगे हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे कि एक ऐसा इकोसिस्टम का नाम दीजिए जो कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। ओके, एक ऐसा इकोसिस्टम का नाम जो कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, एंड मेंशन इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को मेंशन करना है हमें। ऐसा इकोसिस्टम जो कि एक कंप्लीट है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ऑल कंपोनेंट्स आर वेल एक्सप्लेन्ड। ओके, सारे कंपोनेंट्स उसमें कंप्लीट हैं। तो कौन सा इकोसिस्टम ऐसा होगा, दैट इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम। ओके, पॉन्ड इकोसिस्टम। अब आपको मैं बार बार पॉन्ड इकोसिस्टम बोल रही हूँ, आपको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा होगा क्या है ये पॉन्ड इकोसिस्टम, थोड़ा इसे डिटेल करें हम लोग। तो देखिए, पॉन्ड इकोसिस्टम तालाब में रहने वाले, एक तरह से एक छोटा सा तालाब ले लीजिए, उस तालाब में रहने वाले सारे एनिमल्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड सारे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो इट्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, इन सब को मिला के बनता है एक पॉन्ड इकोसिस्टम। ओके, पॉन्ड इकोसिस्टम। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम है तो छोटा एरिया, बट
it is well explained as a complete ecosystem. Okay, it is well explained as a complete ecosystem. क्यों? क्योंकि ये complete ecosystem की तरह क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि इसमें all the essential components are there. Okay, all the essential components क्या कहते हैं हम लोग? 4 components होते हैं, 4 components. पहला कंपोनेंट है हमारा, अगर हम लोग बोले पहला कंपोनेंट दैट इज प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स इसमें अवेलेबल है। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसिंग का काम करता है। पॉन्ड में, तालाब में कौन है जो प्रोड्यूसिंग का काम करता है? तो इसका आंसर है एक मोस्ट कॉमन आंसर दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, दूसरा बात अगर हम लोग कहें, दूसरा थिंग क्या है इस पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो उसका आंसर है दैट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में कंज्यूमर की तरह कौन हो सकता है? कंज्यूमर की तरह जनरली पॉन्ड इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है दैट इज ज़ूओप्लैंक्टन्स। क्या है? ज़ूओप्लैंक्टन्स। ओके, और आपके मन में आ रहा होगा कि मैम मछलियाँ नहीं हो सकती है, तो हाँ मछलियाँ भी हो सकती है। ये जो टर्म्स मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट वन है, एज पर आवर एनसीईआरटी है। आप लोग तो कुछ बातें जानते ही हैं, आप लोग तो बता सकते हैं कि मैम लोटस भी तो हो सकता है पॉन्ड में, है कि नहीं? आप लोग अपने आसपास जलकुंभी देखते हैं, मतलब कई सारे टर्म्स हैं जो कि पॉन्ड में आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग उसे लेकर तो यहाँ पे आंसरिंग नहीं करेंगे ना, हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म्स को लेकर आंसरिंग करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट वंस हैं। ओके, और आपकी इच्छा, आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए ये सारी तैयारियां भी कर सकते हैं, आप लोग उसे भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा ये। ओके, रॉन्ग नहीं होगा। अगर हम लोगों ने कहा फाइटोप्लैंक्टन्स, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होता क्या है? छोटे टाइप के प्लांट्स। ओके, एकदम छोटे टाइप के, जो मतलब कि पानी में आपको दिखाई देंगे छहलाते हुए, छोटी छोटी पत्तियों टाइप के, ग्रीन ग्रीन कलर्स के दिखते हैं। ओके, एक्चुअली में वो यूनिसेलुलर्स भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर्स भी हो सकते हैं। ग्रीनरी ऑफ द वाटर क्या होता है? ग्रीनरी ऑफ द वाटर। हम लोग स्पाइरोगाइरा का नाम नहीं लेंगे, हम लोग और अदर थिंग्स का नाम नहीं लेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स का नाम अगर मैंने लिया है तो प्लैंक्टन्स आर वेरी स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, और वो भी वेरी स्मॉल टाइप ऑफ कैसे ऑर्गेनिजम्स है? वो है प्रोड्यूसर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स हैं जो कि पानी में प्रेजेंट होते हैं, पानी के निचले तह में प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। ओके, और ये प्लैंक्टन्स हेल्पफुल है किसमें? एनर्जी बनाते हैं ये, और उनको कौन खा लेता है? ज़ूओप्लैंक्टन्स खा लेते हैं। ओके, मतलब छोटी छोटी मछलियाँ, एकदम छोटे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एकदम छोटे छोटे टाइप के जो भी मतलब एनिमल्स हैं, वो सब जो कंज्यूमर्स हैं वो उन्हें खाते हैं ताकि उन्हें उनका न्यूट्रिशन मिल सके। ओके, तो ये होते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। ये दो टर्म्स होते हैं जो पॉन्ड में अवेलेबल होते ही होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स। ठीक है, थर्ड वन हम लोग करेंगे दैट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स भी वेरी मोस्ट एसेंशियल टर्म है एवरी इकोसिस्टम के लिए। ओके, हर इकोसिस्टम के लिए जरूरी टर्म है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का होना बहुत जरूरी है। क्यों है जरूरी? वो आप लोग अगले टॉपिक में पढ़िएगा, डिकम्पोजिशन, पूरा डिटेल हम लोग उसे करेंगे। ओके, तो डिकम्पोजर्स क्या है जो पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं? तो उसका आंसर है दैट इज बैक्टीरिया, फंगस एंड ऑल्सो फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स। ओके, और फोर्थ वन जो कंपोनेंट है, फोर्थ वन कंपोनेंट जो कि मैंने आपको बताया ईच इकोसिस्टम के लिए जरूरी होता है दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये तो हो गए बायोटिक्स, अब हो गए अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या हो सकता है अबायोटिक कंपोनेंट्स? अब आपके मन में सबसे पहला आंसर आएगा वाटर। वाटर, ठीक है, तो वाटर तो है ही, वाटर तो है ही, सनलाइट तो है ही, ये तो बच्चों वाला आंसर है। वाटर है, सनलाइट है, एयर है, अबायोटिक है, बट कुछ स्पेशल, कुछ हाई लेवल का थिंकिंग। अब देखिए क्या है, इसमें आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिलेंगे और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिलेंगे। हम लोग अपना लैंग्वेज चेंज कर देंगे। ओके, क्या है? ऑर्गेनिक
substances and inorganic substances। ओके, अब ये क्या है इसे भी आप लोग समझिए। देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो आपको समझ में आ गया होगा, डेड रिमेन्स होता है, इसमें पानी में भी आखिर कुछ अगर जीवित जिंदा है तो वो मरेगा, डेड रिमेन्स होते हैं, ह्यूमस बनते हैं, ये सब पानी में भी होता है। तो वो सब क्या बन गया, वो सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए। ओके, जिसे किसने बनाया, ह्यूमस डिकम्पोजर्स ने बनाया। ओके, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर, ये सब क्या हो गए, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए। तो ये पूरे टर्म्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम को हम लोग कहते हैं अ कंप्लीट इकोसिस्टम। ओके, ये तो हो गया हमारा टर्म। अब हम लोग तो नेक्स्ट वन टॉपिक करेंगे, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखिए प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स बाय फोटोसिंथेसिस। सीधी सी बात, एट अ गिवन टाइम क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी को हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से रेट है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन। एक गिवन टाइम में प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया। ओके, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स ही तो जनरली प्रोड्यूसर्स होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को रेट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स एट अ गिवन टाइम with the help of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस, ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोडक्शन का काम करना। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये बताता है कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का कुछ एक यूनिट होता है, इसको मेजर किया जाता है किसी टर्म में। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड्स के लिए, इसको समझ के रखिएगा। प्रोडक्टिविटी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ that is kilocalorie मीटर इनवर्स ईयर इनवर्स। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं ग्राम इनवर्स टू ईयर इनवर्स। ठीक है, इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू ईयर इनवर्स 1 या ग्राम इनवर्स टू ईयर इनवर्स 1। ओके, इस तरह से हम लोग इसे कहते हैं, इसका एक्सप्रेशन होता है कुछ प्रोडक्टिविटी का। अब ये प्रोडक्टिविटी टर्म्स हम लोग जो जानेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, देन हम लोग जानेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है कि जो फर्स्टली प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया। ओके, फर्स्टली जो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में होता है कि प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स। ओके, प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स, जैसे कि एक प्लांट ने कुछ प्रोड्यूस किया और उसके प्रोडक्शन को लेकर के हमने कुछ और बनाया, कुछ दूसरा आइटम बनाया। ओके, तो जो ये काम हुआ, पहले प्लांट ने एक फ्रूट बनाया, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, ग्रेप्स। एक ग्रेप्स के प्लांट ने ग्रेप्स बनाया, ग्रेप्स उसने उगाया, वो हो गया उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, प्राइमरीली ग्रेप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर। उसके बाद उस ग्रेप्स को हमने लिया और फिर उसका हम लोगों ने अल्कोहल बनाया। ओके, अल्कोहल बनता है ग्रेप्स से, तो अल्कोहल हमने बनाया, तो हमने कौन सा प्रोडक्शन किया, क्या हमने प्राइमरी प्रोडक्शन किया, नहीं, हमने सेकेंडरी प्रोडक्शन किया। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये तो हो गया। अब देखिए कि नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है हमारा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑफ टू फॉर्म्स, इज डन इन 2 फॉर्म्स। क्या है इसमें,
दो टर्म्स आपको पढ़ने हैं। एक टर्म है जीपीपी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें एक टर्म है हमारा जीपीपी, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये क्या है? ग्रॉस मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, प्लांट ने जितना बनाया अपने अंदर उसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, और यही हम लोग दूसरा टर्म करते हैं, दैट इज एनपीपी। ओके, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनपीपी क्या हो जाएगा? एनपीपी हो जाएगा हमारा एनपीपी। एनपीपी क्या हो जाएगा हमारा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हमने कह दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम में प्लांट ने जितना, मतलब प्रोड्यूसर ने जितना भी प्रोडक्शन किया उसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम द प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, बट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि प्लांट अगर कुछ प्रोड्यूस करता है तो कुछ उसका यूज़ भी तो करता है, वो अपने लिए भी तो प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा ज़रूरी है कि वो खाली कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं ना, तो वो अपने लिए भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी तो कुछ एनर्जी लेगा अपने खाने से, अपना जो उसने बनाया उससे वो खुद भी तो अपना बेनिफिट लेगा। तो जब वो अपना बेनिफिट लेगा तो वो क्या करेगा? वो रेस्पिरेशन करेगा। ओके, रेस्पिरेशन, अपने एनर्जी बनाने के लिए वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। तो हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको कहेंगे? ग्रॉस जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस बाय प्लांट्स। ओके, इज कॉल्ड एनपीपी। ओके, इसको हम लोग कैसे शो ऑफ करते हैं? एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर फॉर रेस्पिरेटरी लॉसेस। ओके, और दूसरी बात, इस एनपीपी को हम लोग और क्या कह सकते हैं? इस एनपीपी को हम लोग कहते हैं दैट इज द प्रोडक्टिविटी फॉर यूज ऑफ कंज्यूमर्स। क्या कह सकते हैं इसे हम लोग? अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। क्या कह सकते हैं? अवेलेबल बायोमास फॉर यूज ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग जानेंगे व्हाट इज जीपीपी, व्हाट इज एनपीपी। ओके, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस आता है, आप लोग देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक में। मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक आपके एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है। एनसीईआरटी के पेजेस को मैं कंप्लीट कर रही हूँ और इसके बाद भी मैं कंटिन्यूएशन जारी रखूँगी। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी फॉरवर्ड कीजिए हमारे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।